नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं पूजा। दिल्ली विधानसभा का चुनावी बिगुल बजने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और इस बार का चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। ये मैं क्यों कह रही हूं, यही समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक बेहद खास मेहमान है। हमारे साथ दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन है। स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। चुनावी तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, सबसे पहले शुरुआत इसी के साथ कर लेते हैं। हमने सुना है आप काफी कैंपेन्स कर रहे हैं। पार्टी में आप अपनी भूमिका को किस तरह से रखते हुए कैंपेन में पार्ट ले रहे हैं? नहीं, हमारी पार्टी तो तैयार है इलेक्शन के लिए। तो अरविंद केजरीवाल जी जब जेल से बाहर निकले थे, उन्होंने कहा था कल ही करा लीजिएगा। तो हम तो उस दिन से ही तैयार हैं, कभी भी इलेक्शन करा सकते हैं। क्योंकि सुन रहे थे कि अभी बीजेपी शायद प्रीपोन कराना चाहती है, तो प्रीपोन के मूड से ही हम लोग तो तैयारी कर रहे थे कि प्रीपोन कभी भी करा सकते हैं लोग। तो हम हमेशा तैयार हैं, जब चाहें, कल चाहें, 2 दिन बाद चाहें, 1 महीने बाद चाहें, जब मर्जी इलेक्शन करा सकते हैं। आप लगातार कैंपेन्स में जुटे हुए, हमने सुना। किस तरह का रिस्पांस देख रहे हैं जनता के बीच? सेंटिमेंट्स हैं उनके बीच? हाँ, सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा है और जनता चाहती है कि फिर से एक बारी आम आदमी पार्टी की सरकार बने। और जैसे ग्राउंड पे गए तो पता लगा कि बहुत ही ज़्यादा लोग चाहते हैं इसको कि भी रिपीट एक बारी होनी चाहिए। थोड़ा अगर इसको आप विस्तार में बताएं कि जिस तरह के आरोप लगे आम आदमी पार्टी के ऊपर और एक नई ऊर्जा के साथ आपने दोबारा से शुरुआत की है पार्टी ने, यहाँ पर लोग किस तरह से इस पर रिस्पांस दे रहे हैं? कौन से वर्ग का खास तरीके से आपको सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है पार्टी में? और क्या ये सब जो बातचीत हो रही है ग्राउंड पर, वो सब आपको वोट में मिल पाएगा? देखो, जब शुरू में मेरे को भी बेल मिली, मैं आया, काफ़ी लोग मिलने भी आए, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग नाराज़ हैं, तो नाराज़गी है। जब ग्राउंड पे गए तो पता लगा नाराज़गी है हमसे नहीं, बीजेपी से नाराज़गी है। लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे कि भाई इस तरह के आरोप लगा के लोगों को अरेस्ट किया जाए। जैसे मेरे केस में देख लीजिएगा, अभी तक तो जांच ही चल रही है, जांच भी नहीं हुई कि जेल में डाल दिया। तो लोग राजनीति के इस दर्जे को पसंद नहीं कर रहे बिल्कुल भी। वो कहते हैं देखो, आम आदमी पार्टी काम कर रही है, केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, तो तुम उनसे अच्छा कर लो। तो काम को रोकने के लिए तुम किसी को जेल में डालेंगे, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। बदले की राजनीति लोग पसंद नहीं करते इस देश में। वो चाहते हैं कि भी काम करिए, पॉजिटिव राजनीति कीजिए। इलेक्शन है, 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएंगे, 2-3 महीने राजनीति कर लो ना, पूरे 5 साल राजनीति करने की जरूरत नहीं है। आप क्या रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं? इतने साल काम किया है। देखो, मैं तो पता क्या कहता हूँ, क्या हुआ था कि 2.5 साल पहले मुझे अरेस्ट किया गया, तो मैं सब जगह जाके कह रहा हूँ कि मैं तो लगता था कि भाई 3 लोगों को चुना जनता ने, एक काउंसलर को चुना, एक एमएलए चुना और एक एमपी चुना। काउंसलर यहाँ से बीजेपी का है, एमपी भी बीजेपी का है, मुझे आपने आम आदमी पार्टी की तरफ से चुना। तो मुझे जेल में लगता था भी 2.5 साल का टाइम हो गया है, तो अब तो काउंसलर साहब ने और एमपी साहब ने सारे काम करा दिए होंगे, कोई काम बचा ही नहीं होगा। पर आने के बाद पता लगा उन्होंने तो एक भी काम नहीं कराया, इतना सा भी काम नहीं कराया, इतना सा ही स्टार्ट भी नहीं किया। कुछ तो कर देते, कोई काम नहीं किया। तो जनता लंबी लंबी लिस्टें मुझे दे रही है कि ये काम करा देना। मैंने 2.5 साल में उन्होंने कुछ कराया? कहते जो काम की ज़रूरत ही नहीं है ना उनको, तो वो सिर्फ राजनीति करते हैं, हमें गालियाँ दे लेंगे, कुछ बोल लेंगे, पर काम तो कुछ किया नहीं। तो हमारा जो प्रचार किया हमारे पीछे से बीजेपी के काउंसलरों ने और एमपीज़ ने बहुत अच्छा किया। दिल्ली में तो पिछले 15 साल से बीजेपी के एमपी हैं और मेरी विधानसभा में इस क्षेत्र में सारे काउंसलर भी 15 साल से बीजेपी के हैं। तो वो खुद ही प्रचार करने में लगे हैं कि भी काम कराना है तो केजरीवाल से करा लो, उनके एमएलए से करा लो, हम तो राजनीति करेंगे। और वो उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया कि 2.5 साल पहले मुझे अरेस्ट किया था, तो 2.5 साल में 2.5 रुपये का काम नहीं किया उन्होंने, 2.5 ईंट कहीं नहीं लगवाई, कुछ भी नहीं किया। और जी पैसा नहीं है जी, पैसा नहीं है जी, कमाल हो गया, पैसा नहीं है। अब आप मेरी कॉलोनी में आए होंगे, किसी भी घर के सामने चले जाना जो बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पूछ लेना उससे कि हर फ्लोर के कितने पैसे लेते हैं। रेट फिक्स है, 2 लाख रुपये फ्लोर, 5 फ्लोर है, 10 लाख रुपये ले रहे हैं। कौन लेता है जी? वो लेने के लिए तो तैयार है, वो काम कराने के लिए कहते वो केजरीवाल करेगा। तो जनता कह रही है भाई काम हम केजरीवाल से करा लेंगे, उनकी पार्टी से करा लेंगे, तुम्हारी हमें आवश्यकता नहीं है। तो हमारा जो प्रचार किया, हम जेल में थे, पीछे से मैं तो धन्यवाद करता हूँ बीजेपी के काउंसलरों का और बीजेपी के एमपीज़ का कि उन्होंने कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से जनता हमें याद कर रही है। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं राजनीति करती है बीजेपी, आप ये मानते हैं कि आप भी राजनीति का शिकार हुए? जब आपको जेल जाना पड़ा तो क्या आपको कहीं रिग्रेट तो नहीं हुआ कि आप राजनीति में आए, वो गलत फैसला था? नहीं, गलत तो नहीं कहेंगे बिल्कुल भी, किसी ना किसी को तो आना ही था। जहाँ जिस जगह पे आप बैठे हैं ना, इसी जगह पर 11 साल पहले जिस दिन मुझे टिकट मिला था, एग्जैक्टली इसी जगह मेरे फादर सामने बैठे थे
और उन्होंने ये कहा था कि भाई हम तो शरीफ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग कोई इलेक्शन लड़ते हैं, ये तो गुंडे बदमाशों का काम होता है। तो अगर हम मैदान छोड़ के भाग जाएंगे तो फिर उन्हीं के लिए बचेगा मैदान। ये जो करा है इन्होंने, सब जो भी कुछ किया, ये सबक सिखाने के लिए है कि एजुकेटेड मिडिल क्लास को, कि तुम पढ़े लिखे लोग हो, तुम दूर बैठो, टीवी देख के बहस देखते रहो, टीवी के ऊपर जो बहस आती है ना उसके ऊपर अपने कमेंट दो और अपने घर बैठो। राजनीति करेंगे एक क्लास, वो क्लास फिक्स है, उनके पास हिस्ट्री है भाई, एक के पास 50 साल की हिस्ट्री है, किसी पे 75 साल की हिस्ट्री, किसी पे 100 साल की हिस्ट्री है, उनके पास अपनी हिस्ट्री है, उनको काम करने की जरूरत नहीं है। कहते तुम लोगों को इस मैदान में नहीं आने देंगे। उनको सबक सिखाने के लिए ये सब कुछ किया गया। अरे भाई मुझे जब टिकट मिला था उसके 2 दिन के बाद मुझे अरेस्ट कर लिया, तब भी किया था। जो मेरे फादर ने कहा था ना कि ये बदमाशों का काम होता है, शरीफ लोग, इज्जतदार लोग, पढ़े लिखे लोग इलेक्शन नहीं लड़ा करते, 2 दिन के बाद कहते ये क्या मतलब हुआ यार, वी आर डेमोक्रेसी। मेरे फादर टीचर थे, बड़े आदर्शवादी थे, कहते यार चलो ठीक है इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए अच्छे लोगों को, बट अगर लड़ने के लिए हाँ कर दी तो जेल भेज दोगे। तब भी जेल भेजा था। उस केस को भी 5 साल के बाद कोर्ट से बरी हुए, बाइज्जत बरी हुए। तो मैं तो जब मुझे अरेस्ट कर लिया गया बार बार सोचता था कि मेरे फादर होते या मेरी मदर होती तो वो क्या चाहते। तो वही चाहते कि नहीं, बिल्कुल पीछे हटने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे ऊपर कोई झूठे आरोप लगा रहा है, अत्याचार कर रहा है और तुम डर के भाग जाओ तो फिर सिद्ध हो गया ना। होना तो ये चाहिए था कि हमसे अच्छा काम करो, हो ये रहा है कि तुम्हें काम नहीं करने देंगे। ये क्या मतलब हुआ भाई? अगर हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दो, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अरे यार तुम पूरे देश में बनाओ ना, और सत्येंद्र जैन पूरी हेल्प ना करे तो क्या ना। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कोई भी देश के अंदर कोई भी राज्य बुलाता है वहाँ चले जाना, उनको गाइड करके आना। कोई हमने पेटेंट नहीं कराया किसी चीज़ के लिए, जो भी हम काम कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। और हमारी पार्टी इतनी सी पार्टी है, 1.5 राज्य की सरकार है, एक पंजाब आधा दिल्ली। हम क्या कर लेंगे देश की राजनीति में, क्या बिगाड़ लेंगे किसी का? वो कहते नहीं 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 नहीं, इस सिस्टम को थोड़ा सा गड़बड़ करके चले जाएंगे। ये आधा दिल्ली क्यों मानते हैं आप? नहीं, दिल्ली में देखो, एक दिल्ली सरकार है, एक एमसीडी है, एक दिल्ली पुलिस है। अब तो इतना समय हो गया है, अभी भी अगर आम आदमी पार्टी यही लाइन पकड़ के चलेगी, आधी सरकार। एक आरोप बहुत लगता है कि आम आदमी पार्टी हमेशा यही रोना रोती रहती है कि जी हमारे हाथ में ये नहीं है, हमारे हाथ में वो नहीं। देखो मैडम, ऐसा होता है, दिल्ली इज ए यूनियन टेरिटरी, ये आपको भी पता है। दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के अंडर आती है, मेरे अंडर नहीं। अभी कानून व्यवस्था को लेकर ताबड़तोड़ वार हो रहे हैं बीजेपी के ऊपर। अब देखो यूपी के अंदर क्या, तो अभी यूपी सरकार के अंडर है, यूपी जो राज्य है, हरियाणा की सरकार के अंडर है, पंजाब की सरकार के अंडर है। अरे भाई दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कल को कहूँ कि भाई मध्य प्रदेश की सरकार मेरे अंडर नहीं है, तो नहीं है ना। अब दिल्ली के अंदर आधी सरकार इसलिए है कि दिल्ली की 4 सरकारें हैं, एमसीडी, डीडीए, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार। उसमें से दिल्ली सरकार हमारे पास है, एमसीडी हमारे पास, तो आधी हो गई। पहले मैं चौथाई बोलता था, तो आधी डीडी और दिल्ली पुलिस केंद्र के अंडर है। तो है, उसमें क्या छुपाने वाली बात है? तो हमें दे दो, सारी हमारे अंडर आ जाएगी। हम कब मना कर रहे हैं कि हम थोड़ा करेंगे हमें मत दो। हम तो कहेंगे कि भाई साहब तो आपसे चल नहीं रहा, आपसे ना तो डीडी संभल रही है, लैंड का मैटर आपसे नहीं संभल रहा, ना पुलिस संभल रही है आपसे। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की हालत आप देख ही रहे हैं, तो आपसे संभल नहीं रहा बिल्कुल भी। देखो जनता ने दिल्ली में अलग अलग सरकार चुनी, एमपी भी तो चुने। उस 7 एमपी ने पिछले 10 साल में कुछ एक काम तो किया हो? 10 साल में एक काम बता दो कि दिल्ली के लिए इन 7 एमपीओ ने, बीजेपी के एमपी ने एक काम किया था, इवन ए सिंगल वर्क, कि जी हमने दिल्ली के लिए कर दिया। या ये कहते हम नहीं कर सकते थे? मैं बताता हूँ क्या क्या कर सकते थे। वो सब कुछ वो कर सकते जो हम कर रहे हैं। अरे भाई जब पूरी सरकार को जेल में डाल दिया था। यमुना साफ करने की जिम्मेदारी किसकी थी? पोल्यूशन कम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? देखो एक एक बता दो दोनों का। बताइए। यमुना साफ करने की जिम्मेदारी सबकी थी, उसमें से सबसे ज़्यादा हमारी थी। हम अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं, उसके अंदर हमने काम भी किया है। अगर आप मुझे थोड़ा समय देंगे तो मैं बता देता हूँ क्या क्या काम किया है। बताइए। यमुना क्लीनिंग के लिए, यमुना क्लीनिंग ऐसे नहीं होती कि वहाँ पे गए और झाड़ू लगा दी, थोड़ा कूड़ा बीन दिया। वो तो एक दिन में कोई भी कर देता। हम भी 2-4 हज़ार आदमी ले जाते, एक दिन में साफ़ कर देते। यमुना नदी क्या होता है, वजीराबाद है, वजीराबाद तक यमुना में पानी होता है। उसके बाद बैराज है, बैराज पे 100% पानी को रोक लिया जाता है। उसके बाद जो पानी है वो पानी नहीं है, वो सीवर का पानी है। हमारे घरों में जो सीवर होता है वो सारा का सीवर का पानी एसटीपी के अंदर जाता है, एसटीपी से ट्रीट होकर उसको यमुना में डालते हैं। बट सारा पानी ट्रीट नहीं होता,
दिल्ली में 1647 1647 कॉलोनीज ऐसी थी जिनके अंदर सीवर लाइन ही नहीं थी। सारा का सारा पानी सीधा यमुना में जाता था। सीवर का पानी जो था वो ट्रीटमेंट प्लांट में ना जाके सीधा यमुना में जाता था। हम लोगों ने, जो कि 70 साल में कभी नहीं हुआ, सारी की सारी कॉलोनीज में सीवर लाइन डाल दी है। यमुना नदी को क्लीन करने का एक बहुत बड़ा काम, जो मेजर काम है, वो सीवर लाइन डालना था, वो हम कर चुके हैं। अब सारे पानी को एसटीपीज में ले जाके साफ करके उसको यमुना में डालना है। अरे भाई, पहले 2 साल का लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन पता है कोरोना के अंदर लगा हुआ था, फिर लॉकअप कर दिया इन्होंने, हमें अंदर कर दिया, तो थोड़ा डिले हो गया है। इसको पूरा करेंगे और आने वाले 2 साल में आप देखिएगा यमुना नदी को 100% साफ करें। हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा बता देता हूँ आपको क्यों कह रहा हूँ मेरी जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी। इसमें योगदान थोड़ा यूपी और हरियाणा का भी है। हरियाणा से बादशाहपुर ड्रेन के थ्रू होते हुए 105 MGD सीवर का पानी आता है दिल्ली के अंदर। पहले हम उनसे कहते रहे कि ये आप साफ़ कर लो, वो नहीं करेंगे, हम मानते हैं, उसको हम साफ़ करेंगे। अब सारे पानी को हम STP में लेके जाएंगे, उसको भी साफ़ करके यमुना में डालेंगे। ऐसे ही है यूपी से शादरा ड्रेन के अंदर गंदा पानी आता है, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की, भाई आपके इंडस्ट्री का पानी आ रहा है, इसको कहते हैं साफ़ करके डालो, इसको ऐसे क्यों डाल रहे हो, नहीं मानते। बता मैं इसलिए रहा हूँ, करेंगे हम, बता। यानी जनता अगर आपको चुनती है तो हम करेंगे ना। तो 2 साल की डेडलाइन है, 2 से 2.5 साल मैक्सिमम, 2 ही साल मान के चलिएगा। यूपी से जो पानी आ रहा है, मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं और करेंगे भी नहीं। उनसे आप क्वेश्चन पूछ भी नहीं पाएंगे, पर हम करेंगे क्योंकि दिल्ली में आ गया ना, जिम्मेदारी तो मेरी है ना, उसको भी साफ करेंगे। तीसरा, सोनीपत पानीपत की तरफ से इंडस्ट्री का गंदा पानी आता है DD3 ड्रेन के अंदर, नरेला के अंदर आता है, वो दिल्ली में आता है, उसको भी सारा साफ करके हम डालेंगे। उसको भी डाइवर्ट कर रहे हैं, STP में डाइवर्ट कर रहे हैं। तो दिल्ली की यमुना को साफ करके हम दिखाएंगे और बहुत ही मेहनत वर्क है। बट मैं दिल्ली की जनता को बता देना चाहता हूँ कि यमुना को हम बिल्कुल पूरी तरह से साफ करके दिखाएंगे। वॉर फुटिंग पर उस पर काम चल रहा है, उसको हम करके दिखाएंगे। दूसरा सवाल था पॉल्यूशन को लेकर। अब मैं पॉल्यूशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा ना, अब ये मत कह देना कि आप शॉर्ट में बता दीजिए। पॉलिटिकल चीज़ें आ जाएंगी बहुत सारी। पॉलिटिकल सवाल करने के लिए बैठे हैं, आप बताइए। देखो, पॉल्यूशन के बारे में पहली चीज़ तो मैं बता देता हूँ, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारी सेहत के लिए, और इस मुद्दे को सेंटर स्टेज पर आम आदमी पार्टी लेके आई। आप तो इतने बड़े चैनल में काम करते हैं, आप अपने चैनल को ये रिसर्च करें, आम आदमी पार्टी का दिल्ली सरकार में आने से पहले एक भी प्रोग्राम आपने प्राइम टाइम पे किया हो दिल्ली में पोल्यूशन है तो आपको छोड़ देते हैं। किसी भी चैनल ने किया हो, अक्रॉस द बोर्ड, किसी भी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज के ऊपर आर्टिकल छपा हो कि दिल्ली में पोल्यूशन है, हमने इसको सेंटर स्टेज में लेके आए, जनता को बताया दिस इज ए इशू। हमने बताया कि एजुकेशन इशू है, हमने कहा कि हेल्थ केयर इशू है, और हम ही ने कहा कि पोल्यूशन भी इशू है। उसकी वजह से हमें गालियाँ पड़े, हम तैयार हैं ना। अरे सब लोग बोलेंगे तभी तो करेंगे। हम इसको सेंटर स्टेज पे लेकर आए कि पोल्यूशन इज़ ए मेजर इशू, हमारी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इशू है, पहली बात। दूसरी बात, अब इसको करना क्या है। पोल्यूशन जो है पंजाब से लेकर दिल्ली, और दिल्ली से लेकर गाजियाबाद, गाजियाबाद से लेकर बनारस, और बनारस से लेकर और आगे तक लगभग बराबर पोल्यूशन है, सब जगह पोल्यूशन है। आपको जान के आश्चर्य होगा, दिल्ली में तो लोकल रीजन बहुत ज़्यादा होने चाहिए थे। बनारस तो दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर है। बनारस का पोल्यूशन तो हमसे आधा भी नहीं होना चाहिए था, चौथाई भी नहीं होना चाहिए था। आप पिछले 5 साल का, 2 साल का, 1 साल का डाटा निकाल के देख लीजिएगा, बनारस का पोल्यूशन दिल्ली से ज़्यादा रहा है, कम नहीं रहा। क्योंकि दिल्ली में जो लोकल कारण थे हमने उसके और बहुत काम किया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, दिल्ली के अंदर पहले सैकड़ों ब्रिक किलन्स थे, ईंटों के भट्टे थे, वो सारे बंद कर दिए गए। उसके लिए मैं हमारे से पहले सरकार को धन्यवाद देता हूँ। दिल्ली के अंदर एक भी बस डीजल की नहीं चलती, उसके लिए मैं पहले वाली सरकार को धन्यवाद दूंगा। परंतु हम लोगों ने 2000 इलेक्ट्रिक बस स्टार्ट कर दिए दिल्ली में। तो दिल्ली का जितना भी बसेस का फ्लीट है वो तो या तो CNG है या इलेक्ट्रिक है। बट आप देखिए दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड जगह कौन सी है, वो है आनंद विहार बस टर्मिनल। उस बस टर्मिनल पे आप जाएंगे, दिल्ली की तो सारी बसें इलेक्ट्रिक हैं या CNG हैं, वहाँ तो पोल्यूशन होना ही नहीं चाहिए। अरे अक्रॉस द रोड के दूसरी तरफ यूपी की बसेस खड़ी हैं, सारी डीजल बसेज हैं, सारी की सारी डीजल बसेज हैं। वो उसको पता नहीं है कि बॉर्डर के जो लाइन है ना, पोल्यूशन को नहीं पता कि एक लाइन खींची हुई है, उसके इधर नहीं आना या इधर नहीं जाना। अरे भाई हम रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के, अब डीजल की बसें दिल्ली तो मत भेजो, दिल्ली के बॉर्डर पे मत भेजो ना यार, ये तो गलत हो रहा है।
तो जनता को हाईलाइट तो करना पड़ेगा। दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ाने के लिए हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी अपने आड़ोस पड़ोस वालों से भी। दिल्ली के अंदर 2 पावर प्लांट थे, थर्मल पावर प्लांट, हमारी सरकार ने दोनों बंद किए। तय ये हुआ था कि एनसीआर के सारे बंद किए जाएं, क्योंकि पॉल्यूशन जो होता है वो सब जगह जाता है। हमने बंद कर दिए, ना हरियाणा में बंद हुए ना यूपी में बंद हुए। हम ये नहीं कर पूरा यूपी बंद कर दो, हम ये भी नहीं कर पूरा हरियाणा बंद कर दो। जो दिल्ली के आसपास है वो बंद करने की बात थी, उन्होंने अभी तक नहीं बंद किए, उनको भी करने चाहिए। एक है फार्म फायर, खेतों में जो पराली जलाई जाती है। पंजाब में इस साल जो पिछले साल फायर हुई थी उससे आधी हैं। रोक क्यों नहीं लगी सरकार आम आदमी पार्टी? आधी कर दी ना, आधी कर दी है, 1 साल बाद देखना वो खत्म कर देंगे। परंतु साथ ही साथ यूपी में और हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा में वो 1.5 गुना हो गई। अरे भाई तुम भी आधी कर लेते हैं ना, अगले साल तुम भी खत्म कर देते हैं। हमने आधी कर दी है, अगले साल तक उसको 0 कर देंगे। हम उस तरफ कोशिश कर रहे हैं, पर हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है कि भाई साहब दिल्ली की जनता से भी है कि आपकी भी चलती है, हर जगह बोलो कि भाई दिल्ली सरकार कोशिश करे तो इनको भी बोलो ये भी कोशिश करें। पॉल्यूशन के अंदर सबको मिलके काम करना पड़ेगा। हम अपनी तरफ से जो हमारा पार्ट है उसको ज़रूर करेंगे, और जो कमी रह जाएगी आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, हमारे को हाईलाइट कीजिए, हम उसको ठीक करेंगे। इसके पहले आप जिक्र कर रहे थे कि राजनीति में अच्छे लोगों को भी आना चाहिए, और अच्छे लोग जब राजनीति में आए तो वही आरोप फिर अच्छे लोगों पर भी लगते गए। आम आदमी पार्टी के सभी जो वरिष्ठ नेता हैं उनके ऊपर मामले चल रहे हैं। अब जब चुनाव में उतर रहे हैं तो किस तरीके से एक इंटीग्रिटी की बात होती है, वो कैसे आप जनता के बीच उसको स्थापित करेंगे दोबारा से? क्या ये मुश्किल नहीं होगा? क्योंकि तमाम सीनियर लीडर्स एक लाइन से सभी भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं। इसके अंदर 2 चीज़ बताऊंगा आपको। पहले तो आपने खुद ही कहा कि अच्छे लोग आए, ये आपने ही कहा था इसके पहले वाले सवाल के जवाब में, तो मैंने वहीं से उठाया। जी, दिल की बात निकली आपसे, ठीक है। हाँ, ये तो होगा ही होगा। जब भी कोई अच्छा आदमी आएगा तो सोच समझ के आना पड़ेगा कि उसके साथ ये हो सकता है जो हमारे साथ हुआ है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि राजनीति के अंदर अगर आप आएंगे तो आपको भुगतना पड़ सकता है, तो उसके लिए तो प्रिपेयर्ड होकर ही आना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी बात, भाई राजनीति में आए, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए तो क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत सारे मुख्यमंत्री बने। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री बन गए, क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत सारे शिक्षा मंत्री बने इस देश में। सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री बन गए, कितने सारे स्वास्थ्य मंत्री बन गए, क्या फ़र्क पड़ता है? उनके जैसे नहीं बने, ये फ़र्क पड़ता है। अगर उनके जैसे बन जाते, उनके क्लब में चले जाते, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। उनके जैसे नहीं बने, इसलिए हमें सीधा करना है उन्होंने। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, आप तो इतने बड़े चैनल चलाते हैं, अपनी सारी फुटेज निकालना। देश के अंदर मेरे अलावा 29 स्वास्थ्य मंत्री और थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी थे। कौन स्वास्थ्य मंत्री था जो रोज़ घर से निकल के आईसीयू के अंदर जाता, अस्पताल के अंदर? मैं गया ना, मैं तो पीछे नहीं हटा, मैंने तो अपनी ज़िंदगी खतरे में डाली थी, मैं तो मरने से बचा था, क्योंकि हम राजनीति करने नहीं आए थे ना। अगर बॉर्डर पे मैं खड़ा हूँ, उस टाइम गोली चलने लगी, मैं बॉर्डर छोड़ के तो नहीं भाग सकता। कोरोना जब आया था, मैं दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री था, तो मेरी ड्यूटी थी कि मैं अपनी पूरी जान लगा दूँ लोगों की जान बचाने के लिए उस टाइम। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, आपने भी इस बात को नोटिस नहीं किया होगा कि हाँ सत्येंद्र जैन ने ऐसा किया था। अब इसको रिसर्च कर लेना कि सत्येंद्र जैन ने किया था नहीं किया था, क्योंकि हम इनके जैसे नहीं बने ना, तो ये दिक्कत है। हम नए स्टैंडर्ड क्रिएट कर रहे हैं। हम कहते हैं भाई अपनी जान भी जोखिम में डालनी पड़े देश के लिए, जनता के लिए, तो डालो ना, उसमें पीछे पड़ क्यों पड़ रहे हो? और कोई तकलीफ नहीं है कि इनके जैसे नहीं है, बस। और बताता हूँ आपको, ये बताइए, आप कह रहे हो कि जी इंटीग्रिटी, मैं हर मीटिंग में एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मुझे क्या करना था अगर मैं जेल ना जाऊँ? कोई एक चीज़ बता दो। तो लोग कहते बीजेपी में चले जाते, जेल नहीं जाना पड़ता। तो यानी बीजेपी वाली मशीन में जाते तब तो जेल नहीं जाते, तो उसका क्राइम से क्या संबंध है भाई? इसका मतलब तो ये हुआ कि बीजेपी में नहीं गए तो इसलिए जेल गए। इफ यू हैव ओनली 2 चॉइस, गो टू जेल, गो टू बीजेपी। डिपेंड करता है कौन किसको चूज करे। आप मुझसे कहो 2 उंगलियों में से एक चुन लो, एक बीजेपी एक जेल है, तो मैं तो जेल चुन लूंगा। और जिन्होंने जेल चुना वो जेल चले गए, जिन्होंने बीजेपी चुना वो बीजेपी में चले गए। बहुत सारे आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, नाम मुझे लेने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आतिशी के खिलाफ भी झूठा मुकदमा लगाकर उन्हें भी गिरफ्तार करने की तैयारी है। मैं तो जेल से जब निकला था ना, उस दिन ही मैंने कहा था, मैंने आतिशी मेरे साथ खड़ी थी, मैंने कभी नहीं कहा नंबर है, चिंता मत करो।
तो आम आदमी पार्टी आगे कैसे सर्वाइवल अपना देखती है अगर एक एक करके सभी लीडर्स को देखो जेल में डाला हम जाएगा? अपने सर्वाइवल के लिए नहीं कर रहे कुछ भी। हम यहाँ पे अपने कैरियर बनाने के लिए नहीं आए, अपना कैरियर छोड़ के आए हैं। मैं एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट था, मेरी अच्छी प्रैक्टिस थी। जिस घर में आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं 45 ईयर्स से इसी घर में रहे हैं। 12 साल पहले छोड़ दिया था सब कुछ, प्रैक्टिस भी बंद कर दी थी। तो अपना कुछ कैरियर बनाने या अपना कुछ बढ़ोतरी करने नहीं आए थे। जो करने आए थे समाज सेवा के लिए आए थे। सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया, सोसाइटी को पे बैक करने की इच्छा से आए, तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि पे बैक कर सकेंगे या कर दिया। जो कुछ मुझे मिला है सोसाइटी से उसका कुछ पार्ट ही दे दें बस, बहुत। अच्छा, ये चुनावी कैंपेन अभी शुरू हुआ है और इसमें आम आदमी पार्टी बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पर हमला करती हुई नजर आ रही है। ये जो रार ठनी हुई है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, इसका क्या असर होगा इंडिया गठबंधन पर? कौन सी रार है? आप भी जानते हैं मैं किस बारे में सवाल कर रही हूँ। नहीं, मुझे बता दो। मैं एक्चुअली टीवी आजकल देख नहीं पाता, मैं कैंपेन में लगा हूँ तो मुझे ज़्यादा पता नहीं होता कि क्या चल रहा है। बीते दिनों में अभी 1-2 दिन पहले ही जो हो रहा है उसी के बारे में सवाल पूछ रही हूँ मैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मुझे लगता है कि स्टेट लड़ना चाहिए इलेक्शन, सबको सीधी सीधी बात करनी चाहिए। हम तो बिल्कुल सीधे लड़ रहे हैं, हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे। आप मुझे रेफ़र कर रहे हैं कि वो शायद कांग्रेस ने कोई FIR करा दी, कुछ करा दी। हाँ, उनको बीजेपी के खिलाफ करानी चाहिए थी, वो उचित होता। अगर जनता को कैश बांट रहा है कोई तो उसके खिलाफ आपको जाना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहता। ये तो ठीक बात है। और वैसे भी देखो, उनको कुछ चक्रों में पड़ना नहीं चाहिए। बीजेपी तो हर इलेक्शन में पैसे बांटती है। इस बार पता लग गया तो शोर मच गया। अरे भाई, पैसे तो वही बांटेगा ना जिसने इधर उधर से इकट्ठा कर रखा है, और वो पैसे बांट रहे हैं तो बांटने, तो हम इसमें क्या कर सकते? नहीं, इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा इसके आगे? फिर आप दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। ऐसा चलता रहता है थोड़ा बहुत, ये राजनीति है, चलता नहीं नहीं, देखो, अगर कोई गलत बात हो जाती है तो उसके बारे में कहना तो पड़ता है, कोई बात नहीं। चुनाव में अरविंद केजरीवाल ही चेहरा होंगे? वो तो चुनाव स्टार्ट करने से पहले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को खुला कहा था कि आप भी अपने CM कैंडिडेट के चेहरे को आगे लाइए। अभी तक बीजेपी लाई नहीं है और शायद वो अपने उसी फॉर्मूले पर लड़ने वाले हैं जैसा वो बाकी राज्यों में करते हैं। क्यों ऐसा? प्रधानमंत्री के चेहरे पर वो लड़ते हैं। हरियाणा में तो दिया था उन्होंने फेस। तो आप चाहते हैं कि दिल्ली में भी वो चेहरा दें? दे नहीं पाएंगे ना, हमारे चैनल से क्या होता है ही नहीं उनके पास, देंगे कहां से? तो इसका फायदा आम आदमी पार्टी को होगा या फिर जो कांग्रेस के साथ आप लोगों की लड़ाई चल रही है उसका फायदा बीजेपी को होगा? देखो, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हम अपने काम लोगों को बता रहे हैं। हमारी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, बता देता हूँ मैं आपको। हमने आज तक क्या किया और आगे हम क्या करेंगे, बस। आम आदमी पार्टी के पास काम काम और काम, उसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं है। कोई इस बात का वोट देने वाला नहीं है कि मेरे फादर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे और मेरे दादाजी खेती करते थे, मैं गांव में पैदा होता, इस बात की वोट मिलने वाली नहीं है। वोट इस बात की मिलेगी मैंने काम क्या किया और आगे मैं काम क्या करूँगा। आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ काम की राजनीति कर रही है। हमें काम से मतलब है, हम अपने काम बता रहे हैं, आगे हम क्या करेंगे वो बता रहे हैं। हमें उनसे क्या लेना देना? वो हमें 2-4 गालियाँ दे लेंगे तो लोग हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, हमने महिला सम्मान योजना स्टार्ट की। जितना प्रचार हम सारे मिलके नहीं कर पा रहे थे, उससे कई गुना तो बीजेपी ने कर दिया 2 दिन में, 3 दिन में। अब लेडीज कह रही हैं ये बीजेपी वाले, इनको देखेंगे हम। मैंने क्यों देखेंगे? कहते क्या तरीका है? अगर महिला सम्मान के लिए केजरीवाल जी 2100 रुपये दे रहे हो तो क्या गलत कर रहे हैं? इनको क्या तकलीफ हो रही? विभाग ने तो कह दिया ऐसी कोई योजना ही नहीं है। योजना का क्या मतलब है? जब हमने बिजली माफ की थी तब कौन सी योजना थी? हमने कहा था बिजली माफ करेंगे, कौन सी योजना थी तब? बताइए। हमने करी ना माफ। हमने कहा था बस यात्रा फ्री करेंगे, कौन सी योजना थी? हमने करी ना फ्री। अरे भाई, केजरीवाल ने जो भी कहा है वो किया है। हमने कहा पानी फ्री करेंगे, कौन सी योजना थी? पार्टी डिक्लेयर करती है, पार्टी इसको लागू करती है। अरे कोई विभाग का इलेक्शन थोड़ा लड़ रहा है, इलेक्शन तो आम आदमी पार्टी लड़ रही है। मैं आपको ये पैम्फलेट दिखाता हूँ, महिला सम्मान योजना। इस पर कई सरकार का नाम लिखा है, इस पर लिखा हुआ है आम आदमी पार्टी, इसमें लिखा हुआ है अरविंद केजरीवाल की फोटो लगा रखी है, महिला सम्मान योजना लिखा है। ये संजीवनी योजना कहीं दिखा दो इसके अंदर सरकार लिखी है तो? सरकार तो कहीं नहीं है। अरे भाई, वी आर ए पॉलिटिकल पार्टी। हम कह रहे हैं हमने ये काम किए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, हमने 6 रेवड़ी बांटी अभी तक। बीजेपी वाले कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। हमने 6 रेवड़ी बांटी। क्या क्या? बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, दवाई फ्री करी, अच्छा इलाज किया, पढ़ाई अच्छी की, तीर्थ यात्रा कराई बुजुर्गों को, और महिलाओं को बस यात्रा फ्री की। 6 दे दी, अब 2 और देने जा रहे हैं।
सभी बुजुर्गों का जो 60 साल से ऊपर है, गरीब है या अमीर है, प्राइवेट हो या सरकारी अस्पताल हो, पूरा इलाज हम कराएंगे, कितना भी खर्चा हो। और सभी महिलाओं को 2100 रुपये महीना देंगे, 18 साल से ऊपर जो भी है। अरे भाई 6 काम करके दिखा दिए, 2 और करेंगे, इसमें गलत क्या है? परंतु मैं धन्यवाद करूंगा 2 का, एक बीजेपी का और एक मीडिया का। जितना प्रचार हम बता ही नहीं पा रहे थे, लोगों को हम समझा ही नहीं पा रहे थे, वो कहते अरे फटाफट करा लो भाई, ये बीजेपी वाले कल को आ जाएंगे। मेरे विधानसभा में आप देखिए ज़्यादातर मिडिल क्लास, अपने मिडिल क्लास ज़्यादा है। बीजेपी वाले जगह जगह जाके हमारे कैंप लगे, वहाँ पे शोर मचाते हैं। मैंने कहा क्यों हमारा काम कर रहे हो यार, तुम तो हमारी तारीफ कर रहे हो। भाई उनको तकलीफ क्या है? और आपको मैं गारंटी लेता हूँ, चलो इस बात की बताता हूँ उनको। आज ये कह रहे हैं रेवड़ी रेवड़ी क्यों बांट रहे हैं, आज ये कहते हैं 2100 रुपये की सम्मान राशि क्यों लेके आए, कल को ये भी क्या कहेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। क्या करोगे? जो केजरीवाल करेगा वो हम भी करेंगे। अरे भाई तुमने करना है तो कहो ना, हमारा विरोध क्यों कर रहे हो? हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। जब हम कुछ भी कहते हैं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, बाद में कहते हैं यार जनता तो नाराज है, कहते हम भी करेंगे। तुम वो काम करो जिसमें तुम एक्सपर्ट हो। तुम पैसे बांट रहे हो, बांटो। परंतु मैं कहना चाहूँगा जो पार्टियां इलेक्शन के अंदर शराब बांटती हैं, जो पैसे बांटती हैं, जनता उनको वोट नहीं देती। जनता समझदार हो गई है कि पैसे बांटने वाली पार्टियां, शराब बांटने वाली पार्टियां कभी उनका भला नहीं कर सकती। माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, दारू नहीं पिलाती। और जो ये लोग हैं ना इलेक्शनों में पैसे बांटते हैं, वो किसी का भला करने वाले नहीं है। किसी का 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार रुपये से ना कोई परिवार चलने वाला नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मंथली जो लोगों को सपोर्ट दी है, एक परिवार का 10-10 हज़ार रुपये महीना बच रहा है। वो वन टाइम के 10 हज़ार से क्या होगा? हम तो सब साफ कहते हैं, जो भी ऐसे लोग आते हैं अगर वो पैसा बांट रहे हैं तो जनता का अधिकार भी है और ड्यूटी भी है, ले लेना चाहिए। भाई आप ही का पैसा लूटा हुआ है, इलेक्शन में क्यों देने आ गए? 5 साल से क्यों नहीं दे रहे थे तुम? तुम्हें देना चाहिए भाई, हमेशा देना चाहिए। और 15 लाख कहाँ है? 15 लाख अभी तो दे दो, वो भी इकट्ठे दे देते भाई। हमारा 15 लाख दबा के बैठ के लोगों के, फिर कह रहे थोड़े से ले लो, 10-5 हज़ार रुपये बांट के। तो मैं तो कहूँगा भाई अगर देते हैं तो ले लेना चाहिए, पर शराब मत लेना, गंदी चीज़ होती है। शराब भी बांटेंगे लोग, वो मत लेना। अगर पैसे बांटे तो ले लेना, कोई बुराई नहीं है, क्यों आप ही का लूटा हुआ माल है। और मैं धन्यवाद करूंगा ऐसी पार्टी को जिन्होंने इसको मुद्दा बनाया है, जनता के अंदर तक पहुंच गया है। अरे महिलाएं कह रही हैं कि रक्षाबंधन वाले दिन भाई 2100 रुपये देता है, तो हम बड़े खुश होते हैं। कहते अब तो हर 1 तारीख को रक्षाबंधन होगा, केजरीवाल हर पहली तारीख को 2100 रुपये देगा। तो बीजेपी को किस बात की तकलीफ है? उनकी बहनें नहीं है क्या? तो केजरीवाल दे रहा है तो देने दो, उसमें बुराई क्या? और मैं बताऊं जितना भी विरोध कर रहे हैं, अब 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद देखना ये भी कहेंगे मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, हम भी करेंगे, ये करेंगे। आखिरी सवाल दिल्ली के वोटर्स के लिए और खासतौर पर जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देंगे? मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। पहली कि वोट जरूर करें, दूसरी एज ए जज बन के वोट करें। आप पूरा को पूरा देखिएगा किस व्यक्ति ने, किस पार्टी ने क्या किया है और आगे क्या करने का प्लान है। अगर आप एग्जामिनर या जज बन के वोट करेंगे तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा। किसी के बहकावे में आके वोट ना करें, वोट जरूर करें और अपनी जजमेंट के हिसाब से करें। अगर आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया है, आगे करने का अच्छा प्लान है, तो जरूर करें। ये ना हो कि जी उसने कह दिया या उसने कह दिया, उन बातों में न जाएं। वोट जरूर करें और जज बन के करें। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जैन जी आपका अपना वक्त निकालने के लिए और इतनी बेबाकी से सभी सवालों के जवाब देने के लिए। आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव के कैंपेन के लिए खूब शुभकामनाएं। तो शुक्रिया, थैंक यू।